अर्जुन कैसे अपनी स्थिति का विवरण दे रहा है। जो निरंतर ऐसी स्थिति में जी रहे हो, अब वो सुनेंगे कृष्ण की। बस कोई कोई होता है जिसमें ये ईमानदारी होती है कि माने कि उसकी जिंदगी बड़े संकट में है। कृष्ण तुम्हारे प्राण तभी बनेंगे जब तुम अपने आप को पाओगे घोर विपदा में, और घोर विपदा में हम सभी हैं। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, मैं 2 साल पहले एक शिविर किया था, उसके बाद अभी आपसे फेस टू फेस मैं अटेंड कर रहा हूँ। तो 2 साल पहले कुछ सवाल थे, उसका मार्गदर्शन आपने मुझे दिया था। उससे 1 साल तो चीज़ें सही जा रही थी, लेकिन यह जो पिछले 1 साल हैं उसमें चीज़ें सही नहीं जा रही हैं। जैसे मतलब पहले अध्यात्म में प्रोग्रेस अच्छे से हो रही थी, लेकिन अभी जो पिछला साल है उसमें ऊपर नीचे जैसे चीज़ें पहले ऊपर आता है फिर नीचे आ जाता है, ऊपर नीचे लगा हुआ है। पिछले 1 साल से देख रहा हूँ, तो जैसे कि मैं ईमानदारी से देख पा रहा हूँ, मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, जैसे कि मैं एजुकेशन कोचिंग सेंटर में जॉब कर रहा हूँ, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। जैसे मेरी जो सैलरी थी वो कम लगती थी, लेकिन अभी जैसे 2 साल हो गए हैं, मुझे तो सैलरी उतनी ही मिल रही है, फिर भी मैं ओवरऑल मार्कशीट देखता हूँ तो मुझे लगता है नहीं, जितना मुझे मिलना चाहिए उससे कम मिल रहा है। या कभी कभी मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल आता है कि कंपनी तो इतना कमा रही है, फिर मुझे इतना कम क्यों दे रही है। फिर दूसरा यह भी आता है कि कंपनी में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी वहाँ के किसी मेंबर ने लड़की के साथ छेड़छाड़ की, वहाँ तो डायरेक्टर ने बोला कि यहाँ तो यह सब होता ही है, यह छोटी बात है। लेकिन मुझे लग रहा था इस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में यह भी बात है, और ऐसा नहीं है। मतलब जो जितना वो सैलरी दे रही है उसमें तो मेरा काम चल जाता है, लेकिन फिर भी दिमाग में घूमता रहता है कि नहीं, जो मेरी जॉब प्रोफाइल है उसके हिसाब से थोड़े ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए। तो इन चीज़ों की वजह से मुझे यह सब लग रहा है कि मैं मार्ग से भटक रहा हूँ। मुझे इसमें क्लियर नहीं हो रहा है, बस यही क्वेश्चन है आचार्य जी। क्लियर रखना भी है। बैठिए। ये तो मैं अकस्मात आ गया नागपुर, नहीं तो अगर आपको स्पष्टता की चाह होती तो आप बहुत पहले मेरे पास आए होते। तो सिर्फ एक संयोग है कि यहाँ आ गया, और 2 दिन पहले कहा गया कि जो नागपुर वासी हों उनको भी बुला लो, नहीं तो ऐसा तो कोई यहाँ पर कार्यक्रम भी नहीं था। क्या बोलूँ इस समस्या के बारे में। ये तो हर व्यक्ति की कहानी है। कोई है जिसको अपनी तनख्वाह पूरी लगती है, कोई है जो तुलना नहीं करता कि दूसरी जगहों पर कितने पैसे मिल रहे हैं, कोई है जिसको ये नहीं लगता कि मेरी कंपनी या मेरे कार्यालय में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। कोई भी है ऐसा क्या? तो मैं इसके बारे में आपको कोई विशेष स्पष्टता क्या दे सकता हूँ। जब आदमी एक धुंधला सा जीवन जीता है तो उस धुंधलके में उसको बहुत सारी छाया दिखाई देती हैं। ये एक प्रकार की छाया है। अभी मैं आपके व्यक्तिगत जीवन में जाऊंगा तो वहाँ आपको दूसरी प्रकार की छाया और भ्रम होंगे। ये सब तो मूल अज्ञान के लक्षण मात्र हैं। जीवन में 2 चीज़ें होती हैं जो आम आदमी को बड़ी खास लगती हैं। जैसे रामकृष्ण कहते थे ना, कंचन कामिनी। कंचन माने रुपया पैसा, सोना। तो मेरी नौकरी कैसी चल रही है, मुझे पैसा कितना मिल रहा है, ये बात बहुत खास लगती है। और दूसरी चीज़ क्या खास लगती है कि प्रेम प्रसंग मेरा कैसा चल रहा है, या अभी शादी हो गई है तो पत्नी के साथ और घर में कैसे संबंध हैं। ये चीज़ें, इन 2 के अलावा आम आदमी की ज़िंदगी में और होता क्या है? दफ्तर और घर, कार्यालय और निवास, और दोनों ही जगहों पर धुंधलका, बेचैनी, खटपट यही लगा रहता है।
ये ऐसी सी बात है कि कोई उठ कर के पूछे कि मेरी पत्नी से औसत किस्म के संबंध हैं, बहुत बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छे भी नहीं हैं। वैसे तो मुझे अपनी पत्नी ठीक लगती है, पर जब मैं तुलना करता हूँ कि दूसरों की पत्नी कैसी है तो मुझे लगता है मुझे और बेहतर मिलनी चाहिए। ठीक वैसे जैसे मुझे वैसे तो अपनी तनख्वाह ठीक लगती है, लेकिन जब दूसरों से तुलना करता हूँ तो लगता है और मिलनी चाहिए। मेरे साले ने अपने मोहल्ले में किसी की लड़की छेड़ दी तो मेरी पत्नी ने कहा ये तो छोटी बात है, चलता रहता है। मेरे दफ्तर में मेरे सहकर्मी ने किसी लड़की के साथ छेड़ाछाड़ी कर दी, मेरे डायरेक्टर ने कहा ये छोटी बात है, ये तो चलती रहती है। ये मुद्दे क्यों हैं जीवन में? मुद्दे इसलिए हैं जीवन में क्योंकि जो बड़ी चीज़ है उससे आपको कोई प्रेम नहीं। जब बड़ी चीज़ से प्रेम नहीं होता तो यही छोटे छोटे मुद्दे जीवन को खा जाते हैं। रसोड़े में कौन था, कितना बड़ा मुद्दा है। आप समझ नहीं रहे हैं कि आप वही सवाल पूछ रहे हैं मुझसे, रसोड़े में कौन था। अब मैं इसमें क्या बताऊं? किसको पैसा पूरा पड़ा है आज तक कि आपको ये हो जाएगा? आप इसमें मुझसे कैसा मार्गदर्शन चाहते हैं? मैं क्या बोल दूं? न मुझे ये पता है कि आप जीवन में पैसा कमा क्यों रहे हैं, आपके पास जीने का उद्देश्य क्या है। न मैं ये जानता हूं कि आप जो नौकरी कर रहे हैं वो नौकरी ही करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है। तो मैं आपको क्या सलाह दूं? आपकी कुछ उम्र होगी, आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, आपने कहा आप कोचिंग में नौकरी कर रहे हैं, आप कुछ दिन तक नौकरी करेंगे, उसके बाद आप बूढ़े हो जाएंगे, आप बीमार हो जाएंगे, आप मर जाएंगे। ये आपकी कुल कहानी है। और बीच में आप 100 तरह के सवाल उठा रहे हैं बिना अपनी कहानी की मुख्य धारा को बदले। मैं उसमें क्या बोल सकता हूं आपसे? आपकी स्थिति ऐसी ही है कि जैसे कोई व्यक्ति गलत ट्रेन में बैठा हुआ है और वो IRCTC को और रेल मंत्री को फोन कर रहा है और ट्वीट कर रहा है कि देखो टॉयलेट गंदी है और खाना अच्छा नहीं बना है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या शौचालय साफ नहीं है और खाना अच्छा नहीं बना है? और जो मुख्य मुद्दा है उसको कुछ पता ही नहीं। मुख्य मुद्दा क्या है? तुम गलत ट्रेन में बैठे हो, उसकी कोई बात नहीं करनी है। बात इसकी है कि देखो पानी नहीं आ रहा मुंह धोने के लिए, तो मुंह धो के क्या करोगे? नींद इतनी गहरी है, आंतरिक है, वो कितना भी मुंह धो लो वो नींद टूटनी नहीं है। हमारी जिंदगी के मुद्दे ऐसे ही रहते हैं। AC ठीक नहीं चल रहा है ये ट्रेन में, 45 मिनट लेट चल रही है। अरे वो 45 मिनट विलंब से ना चले तो भी तुम 45 मिनट पहले कहां पहुंच जाओगे? किसी ऐसी जगह पर जहां तुम्हें होना ही नहीं चाहिए। तुम्हें इस नौकरी में ज्यादा पैसे भी मिल जाएं तो भी ये तो बताओ कि जिंदगी किधर को जा रही है, कौन सी पटरी पर जिंदगी की ट्रेन बढ़ रही है, ये तो बताओ। पैसे कितने मिलते हैं बहुत बाद की बात है। पहले ये देखते हो कि ट्रेन कहां जा रही है, या पहले ये देखते हो कि वो ट्रेन कितने घंटे में पहुंचाएगी? कहीं जाना होता है, रेलवेज की वेबसाइट पर जाते हैं हम, ठीक है ना, उसमें सबसे पहले क्या चुनते हो? कहाँ से कहाँ को जाना है। फिर बाद में देखते हो कौन सी श्रेणी की यात्रा करनी है, फिर ये देखते हो ट्रेन कितने बजे चल रही है, फिर देखते हो कितने घंटे लेती है। ये सब बातें तो बहुत बाद में आती है ना। सबसे पहले क्या होता है? क्या ये कहोगे ये ट्रेन बढ़िया है, ये 2 घंटे में पहुंचा देती है, इसमें बैठ जाते हैं। 2 घंटे में कहाँ पहुंचा देती है? ये क्या बेकार का सवाल है। ये ट्रेन बढ़िया है, सुपर फास्ट है। फिर हम भी सबसे बोलेंगे कि हमारी सुपर फास्ट लाइफ है, क्योंकि 2 घंटे के अंदर पहुंचा दिया, बिल्कुल 200 की गति से चलती है। ये कहां को जा रही है? कहां को जा रही है? वो नहीं, वो सवाल ही नहीं पूछना है। लड़की ने लड़का छेड़ दिया, लड़के ने लड़की छेड़ दी, तुम्हें मतलब क्या है इस बात से?
माया तो छेड़ ही भर नहीं रही है हमें, हमारा चीरहरण कर रही है, उसकी सुध नहीं है, किसी और की छेड़ाछाड़ी हो गई, वो बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। और जिस तरह का माहौल रहता है आम कार्यस्थलों पर, जहां काम ही लालच और डर के इर्द गिर्द होता है, वहां ताज्जुब की क्या बात है कि किसी की तमन्नाएं उफान ले गईं और उसने कुछ अभद्रता कर दी। ये तो होगा ना। एक जगह है जहां काम का मूल सूत्र ही यही है कि लालच पैदा करो तभी काम और आगे बढ़ेगा, या डरा के रखो तभी काम आगे बढ़ेगा। उस जगह पर और कई किस्म के रोग और दुर्गुण पाए जाएं तो इसमें आश्चर्य क्या? बोलो, बीमारियां तो सारी झुंड में आती है ना एक साथ। एक कर्मचारी है जिसके भीतर आप लालच भड़का रहे हो जबरदस्त किस्म का, कह रहे हो इतना और कर ले तो ये मिलेगा, छात्रों को बेवकूफ बना दे, कुछ भी करके उनको कोचिंग में एडमिशन दिला दे तो ये मिलेगा, जिसमें लालच भड़क रहा है। ताज्जुब क्यों हो रहा है कि उसमें वासना भी भड़क गई। ये दोनों बहुत दूर की चीजें हैं, लालच और वासना एक साथ ही चलना है इनको। प्रश्न ये नहीं है कि उस व्यक्ति ने वो क्यों किया जो उसने किया, प्रश्न ये है कि तुम जो कर रहे हो वो तुम क्यों कर रहे हो। और तुम भली भांति जानते हो कि मेरे सामने पढ़ोगे तो मैं यही सवाल उठाऊंगा, इसीलिए 2 साल से नदारत थे। अभी गड़बड़ हो गई कि तुम उधर आ नहीं रहे थे उत्तर दिशा, तो मैं जरा दक्षिण की ओर आ गया। कहते हैं ना कि काजल की कोठरी और कोयले की खान में उतरोगे तो मुंह तो काला होगा ना। तुम कोयले की खान में काम करते हो और उसके बाद तुमको ताज्जुब हो रहा है कि वहां कोने में कोई मुंह काला कर रहा था। ये कैसा ताज्जुब है भाई? अभी मैं कल एम्स में था तो वहां पर जो उनके शीर्ष पदाधिकारी थे उनसे बातचीत हो रही थी, और बातचीत में वो एक मुद्दा ये भी उठा रहे थे। बोल रहे थे पिछले 20 साल में उन्होंने देखा है कि प्रवेश परीक्षा पास करके भीतर आने वाले छात्रों की गुणवत्ता गिरती जा रही है। गुणवत्ता भी गिरती जा रही है और पैसे की तरफ रुझान बढ़ता जा रहा है। किसकी कृपा से? कोचिंग इंडस्ट्री की कृपा से। तो जो बिल्कुल नैसर्गिक प्रतिभा है उसके लिए और मुश्किल होता जा रहा है मेडिकल या आईआईटी या आईएम में सीधे पहुंच पाना। बीच में कोचिंग की बहुत बड़ी दीवार खड़ी हुई है। कोई बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन तो करती नहीं है ये इंडस्ट्री, क्या करती है? चाहे वो यूपीएससी की कोचिंग हो, चाहे कोई भी हो। हाँ, इतना ज़रूर करती है कि जिनके पास खर्चने के लिए खूब पैसे हैं, जो कई कई लाख रुपए कोचिंग में लगा सकते हैं,
उनको फ़ायदा दिला देती है। चयनित होने की उनकी संभावना बढ़ जाती है। ये तो मेरे साथ भी हुआ था। 10वीं तक मैं लखनऊ में था, तो वहाँ ये माना जाता था कि जो बच्चे पढ़ाई में ज़रा कमज़ोर होते हैं वो ट्यूशन पढ़ने जाते हैं। तो मैंने सदा पढ़ाई अपने आप की, स्वाध्याय से काम चलाया, और स्वाध्याय से ही काम चला करके ICSE में उत्तर प्रदेश में नंबर 1 मेरी रैंक भी आ गई। और वही मूल्य थे मेरे भीतर कि खुद पढ़ो और काम चलाओ। 11वीं में मैं गाज़ियाबाद आ गया। यहाँ देख रहा हूँ तो यहाँ क्लासरूम में पढ़ाई जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। कोचिंग पे ही सारा जोर है, कोचिंग पे जोर है, कोचिंग कोचिंग कोचिंग। मैंने कोचिंग पकड़ी नहीं, क्योंकि मुझे तो यही बात कि ट्यूशन तो वो बच्चे पढ़ने आते हैं जो कमज़ोर होते हैं, और खुद पढ़ने में क्या बुराई है। किताब में ऐसा क्या लिखा हुआ है जो स्वयं नहीं समझ सकते, और समझ भी लेते थे। फिर IIT JEE में मेरी रैंक आई, और मैंने देखा कि आसपास के कई ऐसे छात्र मुझसे बेहतर रैंक लेकर के बैठे हुए थे, जो मैं जानता हूं कि किसी गिनती के नहीं थे। फिर थोड़ा खोजा कि बात क्या है, तो पता चला कि दिल्ली में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कोचिंग है, वो उन्होंने ज्वाइन कर रखी थी। और कई सवाल तो JEE पेपर में ऐसे आए थे जो उन कोचिंग ने बिल्कुल जस के तस उनको करा रखे थे कि लो ये कर लो, और वो उन्होंने जा कर के वहाँ पे अपना कर दिया। आप रिसर्च कर रहे हो, आप नए ज्ञान का निर्माण कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? किसी ने एक बार कहा था मुझसे, कोचिंग माफिया। ये भी अपने आप में एक पूरा स्कैम है। आप IIT वगैरह जाइए, वहाँ प्रोफेसर्स बिल्कुल नहीं पसंद करते इस इंडस्ट्री को, कोचिंग इंडस्ट्री को। आप कहेंगे मैं बात कुछ और पूछ रहा था, मैं कह रहा था कि मुझे नौकरी में पैसा कम लगता है, आपने कोचिंग इंडस्ट्री पर बात करनी शुरू कर दी। हाँ, बात करनी शुरू कर दी क्योंकि मैं ये बात करना चाहता हूँ कि आप किस ट्रेन में बैठे हैं। आप ये बात करना चाहते हैं कि शौचालय साफ नहीं है, और मैं तो बार बार आप सबसे यही सवाल पूछूंगा, कौन सी गाड़ी में बैठे हो और जा किधर को रही है। ये छोड़ो कि तरक्की करनी है, पहले तृतीय श्रेणी में चलते थे, अब द्वितीय श्रेणी में चलने लग गए, चलो उत्सव मनाते हैं। ट्रेन गलत है और बहुत खुश हो रहे हैं कि 3rd AC से 2nd AC में आ गए। ट्रेन गलत है। उतर भी नहीं रहे हैं, जगह जगह पर रुकती है ट्रेन, मौका भी है उतर जाओ, उतर भी नहीं रहे। क्यों? क्योंकि अपने ही जैसे बेहोश लोग उस ट्रेन में बैठे हुए हैं जो सब गलत दिशा में जा रहे हैं, और उनसे मोह भी लगा लिया है, किसी से प्रेम भी हो गया है, किसी से विवाह भी कर लिया, और पंडित भी ट्रेन के अंदर है, वहीं फेरे भी ले लिए।
अब उतरोगे कैसे गलत ट्रेन से? और एक जिम्मेदार नागरिक की तरफ सवाल उठा रहे हैं, क्या हम अपनी ट्रेन का रंग लाल से बदलकर पीला कर सकते हैं? कितना बड़ा मुद्दा है। हम जिम्मेदार नागरिक, देखिए हम जहां रहते हैं उस जगह को साफ स्वच्छ बिल्कुल सही दशा में रखते हैं, और एनुअल रिपोर्ट प्रकाशित की जा रही है क्या कि पहले ये ट्रेन औसतन 80 की गति से चलती थी, और हमने जब से कार्यभार संभाला है तब से इसकी गति बढ़ाकर 84 कर दी है। हमें भारत रत्न दिया जाए। उस पूरी रिपोर्ट में कहीं उल्लिखित नहीं है कि तुम कौन हो और तुम्हें जाना कहां है। यह कोई बात ही नहीं है। आंख खराब हो और अस्पताल जाओ, और वहां जो सबसे अच्छा आंत का डॉक्टर हो उससे अपनी सर्जरी करा लाओ, फिर बोलो देखो जिंदगी में हमने भी कुछ खास करके दिखा दिया, सबसे बढ़िया डॉक्टर से अपना पेट फड़वाया है। और फिर जा करके उसको फीडबैक वगैरह दे रहे हैं 5 स्टार, बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, जितनी बढ़िया इसने सर्जरी करी विश्व स्तर की, बिल्कुल इतनी बढ़िया तो कोई कर ही नहीं सकता था। तुम हो कौन? वो करवाने की तुमको जरूरत भी थी क्या? बात डॉक्टर और उसकी सर्जरी की है या बात स्वयं को पहले जानने की है? तुम जानते भी हो कि तुम कौन हो और तुम्हें चाहिए क्या, या बस ये देख लिया कि डॉक्टर अच्छा सर्जरी करा लो? दूसरी ओर अगर तुम्हें यह पता हो कि तुम्हें जरूरत आंखों के चिकित्सक की है, उसके बाद तुम्हें कोई साधारण कोटि का चिकित्सक भी मिल गया, तो वो बात थोड़ी बेहतर है या नहीं? बोलो। इसलिए वेदांत कहता है आत्मज्ञान। जिसमें आत्मज्ञान नहीं है, जो स्वयं से और अपनी स्थिति से परिचित ही नहीं है, वो जीवन में बहुत ही अजीब किस्म के काम करेगा। ऐसे मुद्दों में उलझा रहेगा जिनकी कोई अहमियत नहीं, और जो मुद्दे वाकई गंभीर हैं उनका उसे कुछ होश ही नहीं होगा। पैसा कम लग रहा है, पैसा ज्यादा लग रहा है, कम या ज्यादा तो तुलनात्मक शब्द है ना। किसी की तुलना में कुछ कम होता है, किसी की तुलना में कुछ ज्यादा होता है। आपको किस उद्देश्य के लिए पैसा चाहिए, पहले तो ये बताइए। उसकी तुलना में देखा जाएगा कि आपको जो आय है वो कम है या ज्यादा है। कोई उद्देश्य होना चाहिए ना जीवन में सर्वप्रथम, तब हम कहेंगे ना कि ये काम है और इसके लिए इतना चाहिए। आप कहीं को चलते हो, उसके बाद आप बजट निर्धारित करते हो ना कि यदि ये काम करना है, यदि इस जगह पहुंचना है तो इतना बजट चाहिए, तब करते हो ना। पहले क्या आता है? यही तो हमको पता नहीं है ना कि पहले क्या आता है, प्रथम क्या है, ये हम जानते नहीं। तो फिर सप्तम अष्टम नवम सब में उलझे रहते हैं। उसी प्रथम से प्रेम को अध्यात्म कहते हैं। प्रथम से प्रेम रखो।
इस दुनिया में अनगिनत ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको होना ही नहीं चाहिए, या जिन्हें होना भी चाहिए तो बहुत न्यून आकार का होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। वो क्यों चल रही हैं? क्योंकि लोग उनमें काम कर रहे हैं, मज़े से कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं, काम करे ही जा रहे हैं। क्या कह के? पैसा तो मिल रहा है ना। और चूंकि उनके जैसे और भी बहुत लोग हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं, तो कुछ बुरा भी नहीं लगता, सभी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। आपके साथ ही मैं गिनती कर लेता हूँ, ठीक है? मांस उद्योग, करोड़ों लोग लगे हुए हैं ना इसमें, लगे हैं नहीं लगे हैं? और उनकी जिंदगी में भी मुद्दे यही होंगे, यार पैसा कम मिल रहा है। वो ये नहीं पूछ रहे कि काम जो कर रहे हो करने लायक है भी या नहीं, उनको भी मुद्दा यही है, पैसा कम मिल रहा है, पैसा ज्यादा मिल रहा है, यहां जाऊं। आभूषण उद्योग, ये ज्वेलरी इंडस्ट्री क्या है? इससे आपके जीवन में कौन सा मूल्यवर्धन होता है बताइएगा? पर ये दबा कर चल रहा है कि नहीं? जेम्स एंड ज्वेलरी, डायमंड्स, पूरा बहुत विशाल उद्योग है, चल रहा है ना। इससे कुछ मिलता है किसी को, लेकिन खूब चल रहा है। कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री, कुछ मिल रहा है, खूब चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि लोग काम कर रहे हैं। लोग काम कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं कि ये जगह काम करने लायक नहीं है, मत करो यहां काम। और भी हैं जिनको आप गिना सकते हैं। वेपन्स इंडस्ट्री, जो हथियार बनाते हैं, वो सिर्फ बनाते नहीं हैं, वो ऐसी स्थितियां पैदा करते हैं जिनमें हथियार बिकें। हथियार तभी बिकेंगे जब लोगों में और राष्ट्रों में आपस में शत्रुता होगी। फिल्म इंडस्ट्री, कम से कम भारत राष्ट्र को तबाह करने का जितना काम फिल्में करती हैं, कोई और नहीं कर सकता। 100 में से कोई एक आधी फिल्म होती होगी अपवाद, बाकी तो सब सीधे सीधे नर्क में डालती हैं आपको। लेकिन लाखों लोग उनमें लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। उनको भी ये प्रश्न नहीं उठता होगा कि ये हम क्या तैयार करके देश को दिखा रहे हैं, देश के मनों में हम ये कौन सी चीज प्रवेश करा रहे हैं। कभी नहीं उठता होगा। उनको भी सवाल क्या उठते होंगे? सवाल है उनके पास, उनको भी बेचैनी है। बेचैनी किस चीज को लेकर के है? पैसा ठीक है या नहीं है। अब वैसे तो कई देशों में वेश्यावृत्ति भी एक उद्योग है और सरकार ने उसको मान्यता भी दे रखी है। और उनमें भी जो लोग लगे हुए हैं, शायद ही उनको ये प्रश्न उठता हो कि ये काम करने लायक है या नहीं। उनको भी प्रश्न क्या उठता होगा कि वो जो बगल वाला है या बगल वाली है, उसको 10% मुझसे ज्यादा क्यों पैसे मिल रहे हैं। ये प्रश्न उठा हुआ है। सारी समस्या यही है कि प्रश्न ही गलत है हमारे।